जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आप अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। अपन ने पिछली क्लास में ये देखा था कि राजपूतों की संबंधित जो विद्वानों ने विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं, उनमें कौन कौन से विद्वानों की किस प्रकार की राय है और वो किस प्रकार की व्याख्याएं देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार विदेशियों से हुई है। फिर अपन ने उनका खंडन भी किया और खंडन करके अपन ने उनकी तार्किक कारण भी बताए भी क्यों ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, गलत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, और उन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सिद्धांत आता है अग्निकुंड से संबंधित सिद्धांत। अब इस अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, वास्तव में आज इस वैज्ञानिक दौर में इस सिद्धांत को स्वीकार करना एक क्या है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो शोधार्थी है, जो शोध करने वाले हैं इस वैज्ञानिक दौर में, इस प्रकार की कथानकों को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो कथानक क्या है, वो किस प्रकार की थ्योरियां प्रचलित है इस अग्निकुंड के सिद्धांत से संबंधित, उसके बारे में अपन पहले थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, फिर अपन उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखिए, जो राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसमें स्वदेशी का मतलब है कि विद्वान, इन जो ये जितने भी सिद्धांत है उनमें विद्वानों ने ये माना है कि राजपूत भारत के ही क्या थे, मूल निवासी थे, और भारत में प्रचलित प्राचीन आर्य जातियों से इनका क्या हुआ है, उद्भव हुआ है या जन्म हुआ है। तो इस संबंधित इनमें पहला जो सिद्धांत है वो है आपका अग्निकुंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड सिद्धांत। ये अग्निकुंड सिद्धांत, चूंकि देखो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत अभी वर्तमान के वैज्ञानिक दौर में और वर्तमान में जो इतिहास का इतना स्तर बढ़ गया है और इतिहास की जो फिलोसॉफी है उसके आधार पर इसको तो स्वीकार करना ही क्या है, असंभव है। ठीक है, तो अग्निकुंड सिद्धांत, जो अग्निकुंड सिद्धांत है, अब देखो इस कथानक का या इस मिथक का सबसे पहला अभिलेख कहां पर होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है अग्निकुंड सिद्धांत। या देखो, अग्निकुंड सिद्धांत आपने ये पढ़ा होगा कि कवि चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इस अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में क्या दिया है, पूर्ण जानकारी या अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में बताया है। लेकिन वास्तव में इस मिथक का पहला उल्लेख मिलता है आपके पद्मगुप्त की नव सहसांक चरित्र नामक ग्रंथ में। तो इसका इस मिथक का प्रथम उल्लेख पद्मगुप्त की रचना नव सहसांक चरित्र में, किसमें मिलता है? इस मिथक का पहला प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? नव सहसांक चरित्र, पद्मगुप्त की कौन सी रचना? पद्मगुप्त की रचना नव सहसांक चरित्र में मिलता है। ठीक बात है। और इस मिथक का पहला अभिलेखित साक्ष्य अभिलेखिक उल्लेख पूर्णपाल के वसंतगढ़ अभिलेख, जो कब का है, 1049 ईस्वी का है, में हुआ है। ठीक है, यानी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने अग्निकुंड सिद्धांत बहुत बार पढ़ा होगा, ये इतिहास में जब भी राजपूतों के बारे में पढ़ते हैं तो सीधी आता है कि अग्निकुंड सिद्धांत
कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, उसमें 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार की कुछ कथानक है, लेकिन वास्तव में इस कथानक का पहला उल्लेख तो कहां पर मिलता है? इस कथानक का या इस मिथक का, एक तरह के एक मिथक है, यानी एक कथाएं प्रचलित है, उस प्रकार की कथा है जिसमें का उल्लेख सबसे पहले कहा हुआ है पद्मगुप्त की एक रचना है नवशशांक चरित्र में हुआ है। और इसका पहला अभिलिखित, प्रथम अभिलिखित उल्लेख कहां हुआ है, यानी इसका पहली बार अभिलेखों में उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ है? तो वो हुआ है आपका बसंतगढ़ अभिलेख। वो किसका अभिलेख है? पूर्णपाल का। ठीक है, किसका अभिलेख है? पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख में हुआ है, जो कब का है? 1049 ईस्वी के है। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर कविचंद्र बरदाई ने कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो, कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में इसका विधिवत रूप से प्रतिपादन किया। क्या किया? कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसका क्या किया है? विधिवत रूप से क्या किया है? प्रतिपादन किया है। कौन से ग्रंथ में किया है? पृथ्वीराज रासो में। ठीक बात है, इसलिए आप सीधा ही पढ़ते हैं कि कविचंद्र बरदाई ने इस अग्निकुंड सिद्धांत की क्या की है? अग्निकुंड सिद्धांत दिया राजपूतों की उत्पत्ति में। नहीं बेटा जी, पहले इस चीज का उल्लेख कहां पर हुआ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड नामक सिद्धांत या मिथक का प्रथम उल्लेख किस रचना में हुआ है? तो पद्मगुप्त की नवशशांक चरित्र। पहला अभिलेखिक उल्लेख कहां पर हुआ है? तो पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख में हुआ है। और बाद में जाकर कविचंद्र बरदाई ने तो इस ग्रंथ की, इस मिथक की क्या की है? विधिवत रूप से व्याख्या की है अपने ग्रंथ में। क्या की है? ताकि लोग समझ सके आगे आने वाले कि वे हाँ, राजपूती की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ठीक बात है। अब देखिए, इसके अलावा इस ग्रंथ, ये मिथक है अग्निकुंड सिद्धांत, और कौन कौन से ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस साक्ष्य से अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी नहीं मिलती है या मिलती है? कूट बताइए या मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक बात है। पहला उल्लेख नवशशांक चरित्र, पहला अभिलेखित साक्ष्य पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख जो 149 का है, और फिर इसका विधिवत रूप से क्या क्या प्रतिपादन किसने किया? तो कविचंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया। इसके अलावा और कौन से ग्रंथ हैं? तो एक आपका पृथ्वीराज विजय, किसकी रचना है? जयानक। दूसरा है आपका वंश भास्कर, किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, एक आपका मोहनोत नैणसी रिख्यात, किसकी है? मोहनोत नैणसी, किसकी रचना है? मोहनोत नैणसी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा हमीर रासो जोधराज, किसकी? हमीर रासो जोधराज। इसके अलावा कौन सा है? एक आपका तिलक मंजरी, किसकी है? धनपाल की। ठीक है, एक बेदला के चौहानों का सीसाणा अभिलेख। ये प्रमुख और साक्ष्य हैं जहां से अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में अपन को जानकारियां मिलती है। ठीक है, ये आपको सभी याद होनी चाहिए। आपसे सीधा ही क्वेश्चन इस प्रकार किया जा सकता है कि अग्निकुंड सिद्धांत की जानकारी निम्न में से किस साक्ष्य से नहीं मिलती है? तो इनमें से कोई आपको 3 दे देगा, एक दूसरा देगा। ठीक है, तो पहला है नवशशांक चरित्र, जिसकी प्रथम जानकारी मिलती है इस सिद्धांत की। फिर दूसरा है आपका प्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख। केवल 2 ही अभिलेख है जिनमें इस चीज की उल्लेख हुआ है, एक तो पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख और एक बेदला के चौहानों का कौन सा अभिलेख? सीसाणा अभिलेख।
जब अपन रचनाओं की बात करते हैं तो कवि चंद्र बरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसमें विधिवत रूप से इसका प्रतिपादन किया गया। फिर बाद में पृथ्वीराज विजय जो जयानक भट्ट ने लिखी, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्र ने लिखी, मोहनो नैणसी ख्यात जो मोहनो नैणसी ने लिखी, हमीर रासो जो जोधराज ने लिखी, और एक तिलक मंजरी जो धनपाल ने लिखी, और एक बेदला के चौहानों का शीशाना भी लिखी। ये वो साक्ष्य हैं जहां से अग्निकुंड की जानकारी अपन को मिलती है। वास्तव में अग्निकुंड सिद्धांत क्या है और कवि चंद्र बरदाई ने इसकी किस प्रकार व्याख्या की है, वो तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, अग्निकुंड सिद्धांत कहां कहां से अपन को इसकी जानकारी मिलती है, ये चीजें जरूर आपको यहीं से ही पसाएगा वो। ठीक है, पहले उनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है, और दो आपके अभिलेख है, एक तो आपका पूर्णपाल का वसंतगढ़ अभिलेख जो 149 का है, एक बेदला के चौहानों का शीशाना अभिलेख। एक बार आपके इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ये तो था आपका अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कहां कहां पर कौन कौन से स्रोतों में हुआ है। अब अपन पढ़ते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत है क्या। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का जो लेवल है वो कुछ ही ज्यादा एडवांस ही हो गया है, तो इसलिए आप ये मत समझना कि आपको सीधा सीधा पूछेगा कि अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये बातें तो आप भूल ही जाओ। अब तो सीधा ये पूछेगा कि कौन से स्रोत से इसकी जानकारियां मिलती है। ठीक है, क्योंकि स्रोतों के बिना इतिहास अधूरा है। ठीक है, तो अग्निकुंड सिद्धांत, अब देखो अग्निकुंड सिद्धांत का विधिवत रूप से प्रतिपादन किया कवि चंद्र बरदाई ने, क्योंकि इसका उल्लेख तो पहले मिथकों के रूप में था, अब इसको विधिवत रूप से प्रतिपादन किया। फिर बाद में जाकर कवि चंद्र बरदाई के बाद में जाकर, चूंकि कवि चंद्र बरदाई आपका 12वीं शताब्दी के आसपास का इतिहासकार रहा है। ठीक है, चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी रहा है। अब 12वीं शताब्दी के बाद में जब 13वीं से लेकर जो 18वीं शताब्दी थी, उस कालखंड में भाटों ने इस कथानक का क्या किया है, चारों ओर प्रसार किया, इसको बड़ा चढ़ाकर बताया। तो ये मिथक इतना प्रसिद्ध हो गया कि इतिहासकारों ने इसको एक पक्ष के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो भाटों ने इस अग्निकुंड सिद्धांत को क्या किया, प्रसिद्ध किया है। ठीक है, ये तो केवल एक मिथक के रूप में था, लेकिन इसको प्रसिद्ध कर दिया। बाद में जाकर जो भाट थे, इतिहासकार थे, भाट दूर दूर जाकर अपने यजमानों की क्या पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, वाचन करते थे, तो उन्होंने इस अग्निकुंड सिद्धांत को क्या कर दिया, फेमस कर दिया। ठीक है, तो अग्निकुंड सिद्धांत है क्या, उसकी व्याख्या देखते हैं। कवि चंद्र बरदाई अपनी व्याख्या में कहता है कि जो आबू पर्वत है, कौन सा पर्वत, आबू पर्वत, सभी को पता है आबू पर्वत कहां है, माउंट आबू में। ठीक है, आबू पर्वत पर पहले कुछ ऋषि रहा करते थे। कौन रहा करते थे, ऋषि, जैसे ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र। ठीक है, ये कुछ ऋषि रहा करते थे, और ये क्या करते थे, इस आबू पर्वत के ऊपर क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। इन यज्ञ अनुष्ठान, ये क्या किया करते थे, ये सभी यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। क्या करते थे, यज्ञ अनुष्ठान। ऋषियों का काम क्या है, यज्ञ अनुष्ठान करना, यानी यज्ञ करना। ठीक है, आज जब ये यज्ञ करते थे तो कहते हैं कि इन यज्ञों को क्या करते थे, राक्षस, कौन, राक्षस या दैत्य, जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, भूत ऊत तो मत बोल देना भाई, कोई भूत समझ लो, है ना, राक्षस या दैत्य, आज अपन उनको भूत बोल देते हैं। वो क्या करते थे, इन यज्ञों को, जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उनको अपवित्र कर देते थे। क्या कर देते थे, ये इनको क्या कर देते थे, अपवित्र। अब अपवित्र कैसे करेंगे भाई, ये क्या करते थे, यज्ञ अनुष्ठान होता रहता ना, जैसे ये यज्ञ वेदी है, ऐसे मान कर चलो ये यज्ञ वेदी है। ठीक है, इस यज्ञ वेदी में आपका हवन हो रहा है, ओम मंगल वहन, अरे अरे, तो ये विवाह का मंत्र है भाई, है ना, जो भी हो रहा है, ओम राम राम रामाय स्वाहा। ठीक है, तो जब यज्ञ होता था तो आहुतियां दिया करते थे। ठीक है, अग्नि में क्या किया जाती थी, आहुतियां दी जाती थी। तो ये राक्षस या दैत्य क्या करते थे, ऊपर से आकर इसमें मांस, मदिरा, अभी मदिरा तो पीने के लिए होती है, तो ये इसमें डोल देते थे। ठीक है, पहले वैदिक काल में क्या, मदिरा के रूप में सोम रस का प्रयोग किया जाता था, और सोम रस को पवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि हवन सामग्री में भी उसका अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस काल में आते थे, क्या हो गया, मदिरा और मांस को अपवित्र समझा जाने लगा, और हवन सामग्री में डालते ही क्या हो जाता था, हवन, ये आपका यज्ञ अनुष्ठान असफल हो जाता था।
तो इससे बचाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने कुछ उपाय सूझे, ऋषि वशिष्ठ ने कुछ उपाय ढूंढे। और उपाय क्या ढूंढा उसने, इसी यज्ञ से क्या किया, कुछ योद्धाओं को क्या किया, जन्म दिया। ये कुछ योद्धाओं को क्या किया, अवतरित किया। इस यज्ञ में क्या किया, प्रारंभ में 3 योद्धा, कितने योद्धा, 3 योद्धा। 3 योद्धा क्रम से कौन कौन से, पहला आया परमार, पहला मंत्र बोल ले, परमार आ गया, ओम मंगलवान गण स्वाहा, परमार 12, परमार 12। परमार के बाद में फिर दूसरा आया चालुक्य, चालुक्य मंत्र बोला, ओम चालुक्य 12, चालुक्य 12। चालुक्य जिनको आजकल अपन सोलंकी बोलते हैं, आजकल नहीं सोलंकी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। फिर तीसरा मंत्र बोलो, ओम मंगलवान प्रतिहार 12, लो जी 3 बार आ गया। ऋषि वशिष्ठ ने देखा खूब है, ये तो यही सल्ट लेंगे। कैसे कैसे, 3 अध्याय, परमार, चालुक्य और प्रतिहार, ठीक है। अब देखो इन 3 योद्धाओं को, ये क्या हुए, 3 योद्धा, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, असफल हो गए, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, ये जरूर ध्यान रखना, इसको परमार प्रतिहार को पहले करो। गलत मंत्र भूल गया भाई, ऋषि वशिष्ठ से नहीं, मेरे से गलत मंत्र भूल गया कि पहले प्रतिहार आएगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। प्रतिहार, फिर आपका चालुक्य, ठीक, पहला आपका परमार, ठीक है। ये 3 योद्धा उत्पन्न किए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अग्निकुंड में ऋषि वशिष्ठ द्वारा क्रम से कौन से 3 योद्धाओं की उत्पत्ति या 3 वंशों की उत्पत्ति हुई, तो प्रतिहार, चालुक्य और परमार। अब इन तीनों को बढ़िया हथियार होते देकर खड़ा कर दिया, बॉर्डर की रक्षा करो भाई, तुम किसकी रक्षा करो, हम जहां पर यज्ञ कर रहे हैं उसकी रक्षा करो। इनकी बस की बात नहीं बनी। प्रतिहार असफल, चालुक्य असफल और परमार भी असफल। फिर ऋषि वशिष्ठ ने देखा यार थोड़ा मामला ढीला ही पड़ रहा है, तो अपन थोड़ा मजबूत मामला लेते हैं। और मजबूत मामला क्या लिया उसने कहा कि अब की बार, ये तो क्या है कि खाली हाथ आए थे, अब की बार में पूरा सुसज्जित हथियारों अस्त्र शस्त्र से सज्जित क्या दूंगा, एक नए योद्धा को जन्म लाऊंगा। अब नए योद्धा को क्या करूंगा, अवतरित करूंगा। फिर बोला ऋषि वशिष्ठ ने, मंगल चौहान उत्पन्न हो, लो जी चौहान उत्पन्न आया। फिर चौथा योद्धा कौन आया, चौथा योद्धा कौन आया, आपका चौहान आया। कौन आया, चौहान या चाहुमान। चाहुमान वाले चारों भुजाओं में जिसके अस्त्र शस्त्र हो और वो क्या कर सके, रक्षा करे, ऐसे चाहुमान क्या आया, चाहुमान उत्पन्न हुआ, जिसको अपन आज क्या कहते हैं, चौहान कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रम से कौन कौन से, तो प्रतिहार, प्रतिहार के बाद में कौन आया, चालुक्य, जिसको सोलंकी भी कहते हैं बेटा जी, सोलंकी भी जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए सोलंकी दे सकता है। प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, ठीक है। इसे क्रमशः 4 युद्ध उत्पन्न करती है, ठीक है। चौहान जिसे चौहुमान यानी चारों भुजाओं में जिसके अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो वो अवतरित हुआ, उसने आबू पर्वत पर हो रहे यज्ञ अनुष्ठानों की क्या की, रक्षा की। इस प्रकार अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार कौन से 4 वंशों या योद्धाओं की उत्पत्ति हुई, तो प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। अक्सर गाइडों में आपने देखा होगा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान दे रखा है, लेकिन गलत है। पहला आएगा प्रतिहार, दूसरा आएगा चालुक्य, तीसरा आएगा परमार और चौथा आएगा चौहान। ये क्रम जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपसे क्रम पूछा जा सकता है। क्रम भी नहीं पूछे तो आपसे पूछेगा अग्निकुंड सिद्धांत से निम्न में से कौन से वंश या योद्धा की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ये चारों जरूर याद रखना, बाकी और आपको दे सकता है कुछ भी, ठीक है। अब देखो आगे, अब इन्होंने क्या किया, इस चौहान ने इस यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा कर दी और यज्ञ अनुष्ठान सफल हो गया। सफल हो गया तो चौहान क्या हो गया, एक प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि इसने, चौहान ने क्या किया, आशापुरा माता को, सॉरी किसको, आशापुरा माता, माता को अपनी कुल देवी माना, कुल देवी माना। क्या माना, आशापुरा माता को कुल देवी मान कर क्या किया, इन राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ आपने रामायण देखी हो तो कुछ इसी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान वाली रक्षा को करते हुए राम और लक्ष्मण को दिखाया गया है, ठीक है। तो राम और लक्ष्मण ने आपने सुना होगा कि ऋषि वशिष्ठ जो यज्ञ कर रहे थे उन यज्ञों की उन्होंने क्या की थी, रक्षा की थी। उसमें भी वही दे रखा है मित्र की राक्षस ऊपर से आते और हड्डियां और मांस और मदिरा डाल डोल के
वापिस चले जाते और यज्ञ को क्या कर देते, असफल कर देते। ऐसे में बाद में जाकर ऋषि वशिष्ठ ने जाकर वहां से क्या किया, राम और लक्ष्मण को लेके आए और राम और लक्ष्मण को अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तो राम और लक्ष्मण ने बड़ी सफलतापूर्वक क्या किया, उन राक्षसों का विनाश किया। ठीक बात है। तो इस प्रकार के ये मिथक है। कौन सा, अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया, कवि चंद्रबरदाई दिया। तो पहले से है ये कवि चंद्रबरदाई। ठीक है। अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में इसका इस प्रकार से वर्णन किया है कि भाई एक आबू पर्वत था, उस पर ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र ऐसे कुछ 5-10 ऋषि करते थे, यज्ञ अनुष्ठान क्या करते थे। तो राक्षस आकर उनको क्या कर देते, मांस मदिरा डालकर उनको क्या कर देते, अपवित्र कर देते थे। तो यज्ञ अनुष्ठानों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, ऋषि वशिष्ठ ने, किसने, ऋषि वशिष्ठ ने एक उपाय सुझाया कि 3 योद्धाओं को अपन जन्म देते हैं जो क्या करेंगे, अपने यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा करेंगे। तो वह 3 योद्धाओं का प्रतिहार कर दिया। फिर चालुक्य परमार 3 मंत्र बोले, 3 योद्धा बाहर आ गए। फिर उसके बाद में इनसे रक्षा नहीं की गई तो फिर बोला कि अब की बार तो अस्त्र शस्त्र सहित ही आना चाहिए, 2-4 तोपेर, मिसाइल, ऑटोमिक जो बम हाइड्रोजन बम सारे लेके आना चाहिए। बिना बम के तो कैसे काम चलेगा। फिर चौहान की उत्पत्ति हुई जो चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सहित था और उसने पहली मिसाइल ठोकते ही मार ये राक्षस पलट गए और उसने क्या कर दिया, इस यज्ञ अनुष्ठान को सफल बना दिया। और इस प्रकार ये 4 योद्धाओं को क्या हो गया, इस यज्ञ अनुष्ठान से जन्म हो गया, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। लेकिन आज के वैज्ञानिक दौर में, वैज्ञानिक इतिहास में और इस समय के जो इतिहास का जो शोध है उसमें इस सिद्धांत को स्वीकार करना क्या है, कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। असंभव है इस प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार करना कि भाई 4 योद्धा ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं इतिहास में। ये एक मिथक जरूर हो सकता है। क्या हो सकता है, मिथक जरूर हो सकता है। ठीक है। तो इनको एक मिथक के रूप में स्वीकार किया जाता है, इनको वास्तव में इतिहास के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक बात है। इस ही मिथक का उपयोग किस, ध्यान रखना, इस सिद्धांत का, इस मिथक का उपयोग किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया, मैंने पहले बताया, कर्नल जेम्स टोड। किसने किया, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्यों किया, कर्नल जेम्स टोड ने शक और शीथियन, क्या, शक व शीथियन, अपने सिद्धांत शक व शीथियन के विदेशी जातपत्ति की पुष्टि के लिए, किसके लिए, पुष्टि के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया। वो कहता है नहीं, कर्नल जेम्स टोड कहता है, क्या कहता है कि नहीं ये कवि चंद्रबरदाई जो बोल रहा है ना वो थोड़ा उल्टा बोल दिया। उसने बोलना चाहिए था क्या, क्योंकि बाहर की जातियां ही उनको हमने क्या कर दिया, इस यज्ञ अनुष्ठान से पवित्र करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर दिया। किसमें, क्षत्रिय। और वही क्षत्रिय क्या कहलाए, आपके प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान कहलाए। ये कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस सिद्धांत का उपयोग अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए किया है, तो अग्निकुंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। और किस सिद्धांत की पुष्टि के लिए, विधि राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति बताने संबंधी या शक और शीथियन बताने से संबंधित क्या किया है, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। अब ध्यान रखना, यह सिद्धांत मैंने पहले बताया कि 13वीं शताब्दी के बाद में भाटों द्वारा सभी जगह पर इसका क्या किया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया। तो ये सिद्धांत क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो बाद में जाकर अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख होने लगा जी, कि मैंने पहले बताया कि सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ वंशभास्कर में भी इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा मोहनो नैन्सी ख्यात में भी इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा आपके जोधराज ने अपने ग्रंथ हम्मीर रासों में इसका उल्लेख किया है। ठीक है। तो इस प्रकार के इन ग्रंथों में क्या हुआ है, इसका उल्लेख हुआ है। और पृथ्वीराज विजय जयनक ने भी इस ग्रंथ का क्या है, इस सिद्धांत का क्या किया है, उल्लेख किया है। लेकिन आपने जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि इनमें से कोई भी क्या है, अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं। केवल एक परमार यह है कि ये खुद को क्या मानते हैं, अग्नि से उत्पन्न या अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। लेकिन वास्तव में बाद में जाकर पता चलता है कि बाद वाले जो शासक हुए हैं, जो अभिलेख मिलते हैं, उनमें इनको कईयों को तो चंद्रवंशी माना गया, तो कईयों को सूर्यवंशी माना गया है। और ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी संबंधित सिद्धांत किन विद्वानों के हैं, तो आपके पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर सीवी वैद्य, इन विद्वानों ने क्या दिए हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यानी आर्यों से, प्राचीन आर्यों की संतानें बताई है। ठीक है। तो ये आपका अग्निकुंड सिद्धांत, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, अब ये तो था आपके अग्निकुंड सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है। इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि क्या है, ये तो केवल इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन यहां से आएगा कि एक तो इससे कौन से 4 योद्धा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, किस ऋषि ने इनको उत्पन्न किया था, ठीक है, क्रम पूछ सकता है। और इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कर्नल जेम्स टोड ने इसका इस्तेमाल भी किया है।
ठीक है। और बाद में जाकर 13वीं शताब्दी के बाद में भाटो ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया, तो ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत हो गया। लेकिन इस वैज्ञानिक दौर में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस सिद्धांत का खंडन करने वाले कौन कौन है, अब ये जरूर ध्यान रखना। अग्निकुंड, सिद्धांत का खंडन करने वाले विद्वान, ठीक है। अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन करने वाले विद्वान कौन से हैं? पहले आए वो विद्वानों ने स्वीकार किया, जैसे मोनो नैन्सी ने स्वीकार किया, सूर्यमल मिश्रण ने स्वीकार किया, जानक भट्ट ने स्वीकार किया, आपके जोधराज ने स्वीकार किया, ठीक है। इन्होंने तो स्वीकार किया है इस सिद्धांत को, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन किसने किया है? तो मैंने पहले बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आएगा गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ठीक है, जीएस ओझा। और फिर आएगा आपका सी.वी. वैद्य, ठीक है। फिर आएगा आपका ईश्वरी प्रसाद, फिर आएगा आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा। कर्नल जेम्स टोड ने इस सिद्धांत का खंडन नहीं किया है, बल्कि उसने तो अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए इसका इस्तेमाल और कर लिया है। ये जरूर ध्यान रखना। आपको 4 ऑप्शन देगा कौन से विद्वान ने अग्निकुंड सिद्धांत का क्या नहीं किया है, खंडन नहीं किया है, तो ध्यान रखना। गौरीशंकर इसने इन 4 ने खंडन कर दिया और आपके कर्नल जेम्स टोड ने तो उसको स्वीकार कर लिया। किसके लिए? अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए। आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा, कौन से इतिहासकार ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए अग्निकुंड सिद्धांत का इस्तेमाल किया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा सिद्धांत दिया था राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित? तो शक और शीतियन से उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि विदेशी उत्पत्ति से संबंधित था, ठीक है। तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सी.वी. वैद्य और ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या किया है? अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किया है। और इनका मानना है कि इस वैज्ञानिक दौर में इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करना क्या है? असंभव है, क्योंकि ये जो मिथक है वो एक तरह का क्या है? एक मिथक के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, इसको एक सिद्धांत या और उत्पत्ति से संबंधित नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक बात है। तो इन 4 विद्वानों को जरूर ध्यान रखिए। तो ये तो था आपका अग्निकुंड सिद्धांत या अग्निकुंड से संबंधित सिद्धांत। अब इससे आगे जो सिद्धांत आने वाले हैं वो है एक तो प्राचीन क्षत्रिय या प्राचीन आर्यों की संतान, ठीक बात है। एक आपका प्राचीन आदिम जातियों की संतान, ठीक है। और एक ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों की अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणित।